आज हम पार्ट 2 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। तो सितंबर 11, 2001 को यूएस पे एक बहुत ही भयंकर टेररिस्ट अटैक हुआ जिसको अंजाम दिया 19 लोगों ने। और ये 19 टेररिस्ट जो थे ये अलग अलग अरब कंट्रीज से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट यानी कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है वो हाईजैक करे और इनको अमेरिका की 4 अलग अलग जगह पे क्रैश करवा दिया इन्होंने, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग जो है वो मारे गए। तो 2 एयरक्राफ्ट तो इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो इमारतें थी 2 बहुत ऊंची ऊंची उनसे क्रैश करवा दिए जो कि न्यूयॉर्क में थी। तीसरे वाला जो प्लेन था वो इन्होंने यूएस का जो डिफेंस हेडक्वार्टर्स है जिसको पेंटागन के नाम से जाना जाता है जो कि आर्लिंगटन वर्जीनिया में है, यहाँ इससे क्रैश करवा दिया। और जो आखिरी वाला था जो कि उनकी कोशिश थी, इरादा था कि कैपिटोल बिल्डिंग जो है यूएस कांग्रेस की उस पर क्रैश करवाएं, पर ऐसा हो नहीं पाया और वो पेनिनसिल्वेनिया के फील्ड्स में यानी कि खेतों में जाकर के क्रैश हो गया। इस टेररिस्ट अटैक में अमेरिका के लगभग 3000 लोग जो है वो मारे गए। और इस टेररिस्ट अटैक की जो तुलना है वो 1814 में 1814 में जो ब्रिटेन ने वाशिंगटन को जलाया था उस घटना से और पर्ल हार्बर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जापान ने जो अटैक किया था उससे इसकी तुलना की गई। पर इस अटैक में जो लाइफ लॉस था यानी कि जो लोगों का मारा जाना था वो बहुत ज़्यादा था। और अमेरिका का जब से गठन हुआ 1776 से जब तक अमेरिका की धरती पे ऐसा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, अमेरिका भी चुप रहने वाला नहीं था। तो यूएस का जो रिस्पॉन्स था यानी कि यूएस के जो जवाब था या प्रतिक्रिया थी इस अटैक के अगेंस्ट में वो बहुत ही स्विफ्ट यानी कि बहुत तेज़ थी और बहुत ही फेरोसियस, यानी कि अमेरिका जो है वो गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि उसके इतने सारे जो है लोग मारे गए थे। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने इसका बहुत ही एक कठोर कदम उठाया क्योंकि वो किसी भी तरीके से यूएस की जो प्रेस्टीज थी और जो उसके इंटरेस्ट थे उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। और वो जो कदम था वो ये था कि उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर यानी कि पूरी दुनिया में जो आतंक था उसके खिलाफ युद्ध जो है शुरू करने की घोषणा कर दी। उसी का सबसे पहला हिस्सा था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। इसमें जो भी उनको लगा, जिन पर भी यूएस वालों को शक था अमेरिका वालों को कि इन्होंने ये अटैक करवाया है, जैसे कि अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप और तालिबान रिजीम जिसका कि अफगानिस्तान पे कब्जा था, उस समय सरकार चला रहा था अफगानिस्तान में, इनको सबसे पहले ख़त्म करने की शुरुआत की। तो इन्होंने तालिबान रिजीम को तो बहुत ही जल्दी जो है हरा करके उखाड़ फेंका अफगानिस्तान से। पर तालिबान रिजीम के जो अटैक्स थे यानी कि जो अटैक्स थे वो कंटिन्यूड रहे वेस्टर्न कंट्रीज पे, यूएस पे, पूरी तरीके से वो उखाड़ फेंकने में उसको कामयाब नहीं हुए। अब इसके बाद यूएस फोर्सेस या यूएस आर्मी ने क्या किया कि अलग अलग दुनिया के अलग जगह से लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और इनको ज़बरदस्ती जो है गुआंटानामो बे यानी कि एक यूएस नेवल बेस है क्यूबा में, वहाँ पर इनको ले जा करके हिरासत में रखा गया, जेल में डाल दिया गया। और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है अन्यायपूर्ण व्यवहार इनके साथ किया गया। इनको यातनाएं दी गई, इनको परेशान किया गया बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, और किसी भी कानून का पालन नहीं किया गया, ना तो इंटरनेशनल लॉ का, ना ही इन प्रिजनर्स की खुद की कंट्री के लॉ का, ना ही यूएस ने अपने कानून को इसमें फॉलो किया, यानी कि पूर्ण रूप से अपना इन पर अत्याचार किए बिना किसी कानून की परवाह किए। इसके अलावा यही नहीं बल्कि इन्होंने जो यूएन ऑफिशियल्स थे यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अधिकारी थे उनको भी इन प्रिजनर्स से मिलने से मना कर दिया, यानी कि हर तरीके से जो ह्यूमन राइट्स जो थे उनका वॉयलेशन अमेरिका ने गुआंटानामो बे में इन लोगों के साथ किया। इसके बाद बात करते हैं द इराक इन्वेजन की, यानी कि इराक पे जो युद्ध शुरू किया अमेरिका ने और उसके सहयोगी देशों ने। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है वो शुरू किया, जो जिसमें कि 40 कंट्रीज शामिल थी। इसका मेन मकसद था इराक को रोकना ऐसे हथियार बनाने से, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स है, इनको बनाने से रोकने के लिए ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया था। पर युद्ध समाप्त होने के बाद यानी कि इराक पर कब्जा करने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे कि ये साफ दिखता है कि जो यूएस और उसके सहयोगी देशों का सिर्फ एक ही मोटिव था, एक ही उद्देश्य था कि जो इराक के जो बड़े बड़े तेल के कुएं थे उन पे किसी तरीके से अपना कब्जा करना।
और वहाँ पर इराक के अंदर एक ऐसी सरकार का या ऐसे शासन का निर्माण करना जो कि यूएस के साथ जिसके दोस्ताना या ये कहें कि जो कि यूएस की कठपुतली बन करके काम करे। पर लोगों में, इराक के लोगों में जो है इसके खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है द्वेष की भावना शुरू हो गई और उन्होंने इसके अमेरिका के खिलाफ रिवोल्ट यानी कि इंसर्जेंसी या विद्रोह शुरू कर दिया यूएस के ऑक्यूपेशन के खिलाफ। लगभग इस युद्ध में अमेरिका के 3000 लोग ही मारे गए, पर यहाँ इराक में लगभग 50,000 इराकी सिविलियंस यानी कि इराकी नागरिकों की बेचारों की मौत हो गई। और बाद में चल करके ये जो यूएस का इन्वेजन था इराक पे, ये एक सैन्य रूप से चाहे राजनीतिक रूप से एक विफलता ही साबित हुआ। आप देखते हैं कि व्हाट डज हेजेमोनी मीन। हेजेमोनी यानी कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है। तो बात करते हैं पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स का सीधा सीधा संबंध है पावर से। तो जो जितना शक्तिशाली उसकी पॉलिटिक्स उतनी ही तगड़ी। तो इंडिविजुअल्स हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे ग्रुप्स में, चाहे समूह की बात करें, चाहे देशों की बात करें, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो अचीव करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जो है वो प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का चला सके। तो ये जो पावर है ये मिलिट्री डोमिनेशन यानी कि सैन्य रूप में हो सकती है, या इकोनॉमिक पावर आर्थिक रूप में हो सकती है, या पॉलिटिकल पावर राजनीतिक रूप में हो सकती है, या फिर कल्चरल सुप्योरिटी के रूप में हो सकती है, यानी कि पावर किसी भी रूप में हो सकती है। जैसा कि बात करें शीत युद्ध की, कोल्ड वॉर की, तो कोल्ड वॉर में जो दो मेजर पावर थी यूएस और यूएसएसआर। कोल्ड वॉर का जो पीरियड था वो 1945 से लेकर के 1991 तक, जब यूएसएसआर का जो है वो डिसइंटीग्रेशन विघटन हो गया था। उसके बाद सिर्फ यूएस की ही यानी कि पूरी दुनिया वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीय बन गया था, या ये कहीं जो वर्चस्व था वो सिर्फ यूएस का ही रह गया था। तो हेजेमोनी को 3 तरीके से समझा जा सकता है, 3 इसकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हेजेमोनी एज हार्ड पावर देख लेते हैं। हेजेमोनी जो है वो ग्रीक शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है लीडरशिप या प्रीडोमिनेंस। इसका मतलब यह है किसी भी एक राज्य का वर्चस्व जो कि सभी पर अपना अधिकार जमाए रखे, या ये कहें कि जिसके अनुसार सब कुछ चलता है। जैसे कि बात करें एथेंस की, जो कि यूरोपियन हिस्ट्री में या एंशियंट यूरोपियन हिस्ट्री में जो ग्रीक स्टेट्स में से एक स्टेट था, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था और सभी ग्रीक स्टेट्स पे अपनी हेजेमोनी या डोमिनेंस या ये कहें कि पावर जमा कर रखता था। इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी एथेंस की सबसे ज़्यादा थी, इसलिए इसी का सिक्का उस समय चलता था। और आज जैसे कि आज यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और दुनिया में लगभग हर जगह पे, हर कॉन्टिनेंट में इसके जो है मिलिट्री बेस या नेवल बेस हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि लेसन की शुरुआत में ही हमने आयशा की बात करी थी। आयशा इसी हार्ड पावर की जो है वो शिकार थी, जिसमें कि जब 2003 में यूएस इराक पे अटैक करता है तो उस एक मिसाइल अटैक में इसके जो पैर हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये जो है हार्ड पावर जो थी उसकी शिकार थी आयशा। अब बात करते हैं अमेरिका की मिलिट्री पावर। अमेरिका की मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने डिफेंस पे या ये कहीं अपने हथियारों पे इतना ज़्यादा खर्च करता है जितना कि जो इसके बाद में आने वाले 12 देश, टॉप 12 नेशंस मिलकर भी नहीं करते। और इसके अलावा इसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, और इसकी टेक्नोलॉजी का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पर यूएसए को एक फेलियर देखा गया है। वो फेलियर यही था, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि यूएसए का इराक पर ऑक्यूपेशन तो हो गया था, कब्जा तो कर लिया था, वहाँ पे जीत तो लिया था उसने, वहाँ के लोगों को पनिश भी कर रहा था, वहाँ के लोगों को जो है ज़बरदस्ती बांधे रखा हुआ था उसने, पर वो वहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से नहीं जीत पाया, और वहाँ के लोग अभी भी इसका विद्रोह कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।